जय हिंद साथियों, मैं विक्रांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। आज है 11 मई और आज से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे वो सब हम इस क्लास में देखेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको सरकारी नौकरी वाले ऐप पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए भारत के पहले बड़े भाषा मॉडल LLM का नाम क्या है। देखिए, अभी जो वित्तीय सेवा होती है और बैंकिंग के लिए एक AI का निर्माण किया गया है, लैंग्वेज AI का, जिसका नाम है LLM। जो फुल फॉर्म होती है LLM का नाम क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं सरसों, तिल, ऑरिगेनो, जीरा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तिल। यानी कि जो LLM है किस चीज़ के लिए, लैंग्वेज के लिए, और लैंग्वेज भी किस चीज़ के लिए, वित्तीय सेवाओं और बैंकिंग के लिए। तो क्या सही आंसर हो जाएगा आपका तिल। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस सरकार ने चीड़ की पत्तियों के संग्रह को प्रोत्साहित करके जंगल की आग को कम करने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। तो अभी एक गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, जिसने एक अभियान शुरू किया है कि पिरूल लेके आओ, यानी कि चीड़ की पत्ती लेके आओ और उसके बदले में पैसे ले जाओ। तो ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, उत्तराखंड सरकार। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है कि जो जंगल की आग होती है उसे बुझाने के लिए कि चीड़ की पत्तियों को लेके आओ और उसके बदले में आप पैसे ले जाओ। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं कि उत्तराखंड के CM ने जंगल की आग से निपटाने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ योजना लॉन्च की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, CM कौन है, पुष्कर सिंह धामी, ने चीड़ की पत्तियों के संग्रह को प्रोत्साहित करके जंगल की आग को कम करने के लिए रुद्रप्रयाग में, कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की है। आग से बचाव के लिए स्थानीय लोग वनों से चीड़ की पत्तियां एकत्र करेंगे, उनका वजन करेंगे और केंद्रों से 50 रुपये प्रति किलो, यानी कि उस पिरूल का कीमत क्या होगी, 50 रुपये प्रति किलो। ठीक है। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। याद रहेगा, CM कौन है, पुष्कर सिंह धामी, और राज्यपाल कौन है, यानी गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बेलारूस के राजदूत ने संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बनने में बेलारूस को समर्थन देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। निम्नलिखित में से कौन सा SCO का सदस्य नहीं है। देखिए, अभी क्या हुआ है कि SCO का सदस्य बनने के लिए बेलारूस का भारत ने पूर्ण समर्थन दिया है, पूर्ण समर्थन दिया है। ठीक है। तो इसमें पूछा है कि SCO, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन, क्या नाम है इसका, संघाई सहयोग संगठन या फिर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पूछा कि निम्न देशों में से कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है, SCO का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान। देखिए, ये तीनों तो इसके सदस्य हैं लेकिन अफगानिस्तान इसका सदस्य नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं ने जांच की है कि भारत के 12% पात्र बच्चों को खसरे के टीके की कोई खुराक नहीं मिली है। यानी कि 12% पात्र बच्चों को खसरे की टीके की खुराक नहीं मिली है। कितने परसेंट को याद रखना कि 12% को खुराक नहीं मिली है। और किसकी खुराक नहीं मिली है, खसरे की खुराक नहीं मिली है। और ये आंकड़ा बताया किसने है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बताया। इसमें पूछा है खसरा के कारण क्या होते हैं, यानी खसरा किस कारण से होता है। तो ऑप्शन है वायरस, प्रोटोजोआ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वायरस, यानी खसरा जो होता है वो वायरस के कारण होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2024 में किस कंपनी को एडवांस्ड टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम ATDS
फुल फॉर्म याद रखनी है इसकी ATDS की, एडवांस्ड टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम की। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। के लिए भारतीय नौसेना से 160 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। किस चीज के लिए? एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम के लिए भारतीय नौसेना से 160 रुपए का ऑर्डर किसे मिला है? ऑप्शन दे रखे हैं, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स, केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 269 SS के अनुसार स्वर्ण ऋण प्रदान करते समय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए RBI द्वारा निर्धारित अधिकतम नकद भुगतान सीमा क्या है? अभी RBI ने जो नकद भुगतान सीमा रखी है वो कितनी तक है? ठीक है, अधिकतम कितनी है? ऑप्शन दे रखे हैं 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 20,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। कौन थे मूसा रजा जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? अभी एक व्यक्ति थे मूसा रजा जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ऑप्शन दे रखे हैं, एक प्रसिद्ध इतिहासकार, एक राजनयिक, एक पूर्व नौकरशाह, भारतीय कवि। तो ये जो मूसा रजा थे एक पूर्व नौकरशाह थे। अगर एग्जाम में पूछता है कि मूसा रजा कौन थे, एक पूर्व नौकरशाह थे। इनके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि पूर्व नौकरशाह और शिक्षाविद मूसा रजा का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव और शिक्षाविद क्या थे? जम्मू कश्मीर के पूर्व शिक्षा सचिव थे और शिक्षाविद मूसा रजा का 87 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। वे अपने पीछे सार्वजनिक प्रशासन और शिक्षा के क्षेत्र की विरासत छोड़ गए हैं। रजा को 1990 के जम्मू कश्मीर संकट के दौरान एक प्रमुख वार्ताकार के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। यानी कि 1990 में जम्मू कश्मीर में संकट हुआ था, उसमें वो प्रमुख वार्ताकार के रूप में फेमस हुए थे और उन्होंने कश्मीर और सामाजिक मुद्दों पर कई किताबें भी लिखी हैं। उनके योगदान को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है कि पद्म भूषण से सम्मानित मूसा रजा कौन थे, आपसे पूछ लेगा, या फिर इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है ऐसा पूछ लेगा। और PM मोदी, विभिन्न दलों के राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। देखिए सभी तरह के नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी है। आगे बढ़ते हैं। किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? किसान उत्पादन संगठनों FPO के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन दे रखे हैं, कृषि विका, कृषि कल्प, किसान मित्र, भारतीय किसान संघ। तो अभी कृषि कल्प ने इसको लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं कि कृषि कल्प ने भारत का पहला FPO एक्सेलेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये क्या है? एक गैर लाभकारी संगठन कृषि कल्प, यानी कैसा है? एक गैर लाभकारी संगठन है। कृषि कल्प ने नाबार्ड की वित्तीय सहायता से बेंगलुरु में किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का अग्रणी त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य बाजार कनेक्शन, उद्यमशीलता, कौशल, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और बाजार उन्मुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान करके FPO को टिकाऊ व्यवसायों में विकसित करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगभग 5 लाख एकड़ में ड्रोन आधारित स्प्रे संचालन के लिए इफ्को के साथ किसने साझेदारी की है? ऑप्शन दे रखे हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, महिंद्रा एग्री बिजनेस, टाटा एग्रीटेक या फिर मारुत ड्रोन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मारुत ड्रोन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रिटाकुवा ब्लैको ग्लेशियर खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में किस देश में? अभी आपने रिटाकुवा ब्लैको ग्लेशियर के बारे में सुना होगा, पूछा ये किस देश से है? तो ऑप्शन है आपके रूस, आयरलैंड, कोलंबिया और सर्बिया। तो ये कोलंबिया में है। कहाँ पे है ये? कोलंबिया में। आगे बढ़ते हैं। IIT भुवनेश्वर और DRDO के बीच
सहयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जैसा कि मई 2024 में उनके हालिया समझौते में बताया गया है। किस किस का? आईआईटी भुवनेश्वर और डीआरडीओ। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, व्यावसायिक उपयोग के लिए विशेष रूप से आई संचालित निगरानी प्रणाली विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाओं पर काम करना, रक्षा अनुप्रयोग अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करके आत्मनिर्भर भारत में योगदान देना, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणालियों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम पेश करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणालियों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम पेश करना। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि डीआरडीओ ने नौरक्षा तकनीक परियोजनाओं आईआईटी भुवनेश्वर को सौंपी। डीआरडीओ ने क्लस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली से स्वीकृत 9 परियोजनाएं आईआईटी भुवनेश्वर को सौंपी हैं। टोटल कितनी परियोजनाएं हैं? ये 9 परियोजनाएं हैं। आईआईटी भुवनेश्वर और डीआरडीओ का सहयोग उभरते अनुसंधान और विकास में योगदान देगा। 18 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ 7 और परियोजनाएं ईसीएस से स्वीकृत होने की प्रक्रिया में। अभी 9 तो हो गई हैं, इसके साथ ही 7 और होने वाली हैं। ईसीएस के महानिदेशक कौन है इस समय में? विनय के दास। इसको याद रखिएगा कि ईसीएस के महानिदेशक कौन है? विनय के दास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आरामको टीम सीरीज कोरिया में चेक टेरेजा मेलेका और कोरियाई डो यान पार्क की टीम का नेतृत्व करने के लिए कौन तैयार है? ऑप्शन दिए गए हैं, अदिति अशोक, वाणी कपूर, दीक्षा डागर या फिर प्रणब उर्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दीक्षा डागर। आगे बढ़ते हैं। मई 2024 में IRDAI द्वारा HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? देखिए IRDAI द्वारा HDFC लाइफ, HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? ऑप्शन दे रखे हैं, दीपक पारेख, केकी मिस्त्री, आदित्य पुरी या फिर उदय कोटक। तो अभी केकी मिस्त्री को HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी गई है। इनके बारे में थोड़ी डिटेल में देखते हैं कि 7 मई 2024 को RDI की मंजूरी के बाद केकी मिस्त्री को दीपक पारेख के स्थान पर, किनके स्थान पर? दीपक पारेख के स्थान पर HDFC लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मिस्त्री एक अनुभवी पेशेवर HDFC लिमिटेड के पूर्व उपाध्यक्ष और CEO के रूप में एक समृद्ध पाठ्य पृष्ठभूमि रखते हैं। HDFC बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना और वायुसेना संयुक्त रूप से गोरखपुर सरसाबा बेस पर प्रीडेटर ड्रोन, कौन से वाले? प्रीडेटर ड्रोन तैनात करेगी। इसी में क्या है कि MQ-9B प्रीडेटर का ड्रोन का निर्माण किस देश ने किया है? कौन सा वाला? MQ-9B। और ये कहाँ कहाँ पोस्टेड होंगे? एक तो आपके गोरखपुर में होंगे, और दूसरा कहां पे होगा? सरसावा। पूछा आगे जो ड्रोन थे वो किस देश ने बनाए थे? ऑप्शन दे रखे हैं, रूस, इजराइल, फ्रांस, अमेरिका। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मई 2024 में भारतीय आगंतुकों और अन्य लोगों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अवधि बढ़ा दी है? अभी क्या किया कि एक देश है जिसने अपने देश का पर्यटन बढ़ाने के लिए जो वीजा होता है वो फ्री कर रखा है और उसकी अवधि को बढ़ा दिया है। कब तक ले कर दिया है? मई 2024 यानी कि 31 मई तक के लिए उसने वो कर दिया है। तो कौन सा देश है? ऑप्शन है मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर थाईलैंड। तो सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका ने भारत के साथ साथ और अन्य देशों का भी वीज़ा फ्री कर रखा है अपने पर्यटन को बढ़ाने के लिए। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि श्रीलंका ने भारतीय आगंतुकों मतलब जो पर्यटन आते हैं के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अवधि बढ़ा दी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए श्रीलंका ने भारत और चयनित देशों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश 31 मई 2024 तक बढ़ा दिया है। कब तक? 31 मई 2024 तक बढ़ा दिया है।
देश की कैबिनेट द्वारा अनुमोदित यह निर्णय भारत, चीन, रूस, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के नागरिकों को अनुमति देता है। देखिए इसमें कौन कौन से देश हैं। एक तो भारत है ही, उसके साथ साथ चीन, रूस, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, इन सभी देशों के नागरिकों को भी क्या होगा, फ्री वीजा अनुमति मिलेगी। मुक्त वीजा की वैधता अवधि 30 दिनों की होती है। अभी देखिए बात श्रीलंका की हुई है, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, कोलंबो, और श्रीलंका के जो वर्तमान समय में राष्ट्रपति है वो कौन है, रानिल विक्रमासिंघे। कौन है, रानिल विक्रमासिंघे। आगे बढ़ते हैं। मई 2024 में हालिया घोषणा में चर्चा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंटार्कटिक अनुसंधान के संबंध में भारत की वर्तमान पहल और योजनाओं को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है। देखिए अभी जो अंटार्कटिक है उसके बारे में एक योजना बनाई गई है, तो उस योजना से रिलेटेड इसमें फैक्ट हैं। उसमें ऑप्शन है आपके ATCM के दौरान भारत अंटार्कटिका में अपना पहला अनुसंधान स्टेशन शुरू करेगा, विशेष रूप से ग्लोबल वार्मिंग और अंटार्कटिका पर इसके प्रभाव की चर्चा की मेजबानी करेगा। भारत क्षेत्र में अनुसंधान प्रयासों के विस्तार के हिस्से के रूप में अंटार्कटिका में एक पूरी तरह से नया अनुसंधान स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। भारत का लक्ष्य अंटार्कटिका में अपने मौजूदा मैत्री अनुसंधान स्टेशन को पुनर्जीवित करना और इसे योजना को ATCM में प्रस्तुत करना है। देखिए भारत क्या कर रहा है, अभी जो अंटार्कटिका है उसमें अपना एक स्टेशन बना रहा है। ठीक है, और ये स्टेशन कोई नया स्टेशन नहीं बन रहा है, एक पुराना स्टेशन है मैत्री, उसी को पुनर्जीवित कर रहा है, यानी कि उसी में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। तो आपका इस हिसाब से कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद थोड़ा और चीज देखते हैं कि भारत कोची में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक में अंटार्कटिका में एक नए अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 की योजना खुलासा करेगा, जिसका लक्ष्य पुराने मैत्री स्टेशन को प्रतिस्थापित करना है, यानी कि पुराने वाले को ही क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान मैत्री और भारती हैं। कौन कौन से हैं, मैत्री और दूसरा है भारती। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला अनुसंधान स्टेशन दक्षिण गंगोत्री 1983 में स्थापित किया गया था। भारतीय रिसर्च स्टेशन की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि अभी फिलहाल में जो स्टेशन है कौन कौन से हैं, एक तो मैत्री है और एक भारती है। और पहला अनुसंधान स्टेशन दक्षिण गंगोत्री में 1983 में स्थापित किया गया था, यानी कि पहला स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था, दक्षिण गंगोत्री में। कब, 1983 में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दे रखा है, हाल ही में भारत में लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, जो उपयोगकर्ताओं को बोर्डिंग पास, लॉयल्टी कार्ड, इवेंट टिकट और बहुत कुछ जैसे आवश्यक डिटेल्ड दस्तावेज सहेजने की अनुमति देता है। सहेजने मतलब रखने की। ठीक है, तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो क्या क्या कर सकते हैं उससे, जो भी यूजर्स होंगे कि वो उसमें बोर्डिंग पास रख सकते हैं, लॉयल्टी कार्ड रख सकते हैं, इवेंट टिकट रख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, गूगल पे आउट, गूगल बटुआ यानी कि इसे वैलेट कर सकते हैं, वॉलेट बोलते हैं, गूगल पॉकेट, गूगल पे रब। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गूगल वॉलेट। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि डिजिटल स्टोरेज का विस्तार करते हुए गूगल वॉलेट भारत में लॉन्च हुआ है। गूगल वॉलेट भारत में लॉन्च हुआ है। गूगल वॉलेट अब भारत में उपलब्ध है जो एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं को, कौन से वाले उपयोगकर्ताओं को, जो एंड्रॉयड यूजर होते हैं, जो एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं, को फ्लिपकार्ट, एयर इंडिया और पीवीआर सहित 20 भारतीय ब्रांडों के लॉयल्टी कार्ड, बोर्डिंग पास और अन्य कई जैसे डिजिटल दस्तावेज संग्रहित यानी कि रखने की अनुमति देता है। गूगल पे से अलग गूगल वॉलेट डिजिटल दस्तावेजों और
कार्डों को संग्रहित करने और उन तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करता है। गूगल पे एक अधिक भुगतान केंद्रित प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। देखिए बात ये तो गूगल वॉलेट की हो रही थी, लेकिन गूगल पे क्या है, एक भुगतान प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम पेमेंट वगैरह करते हैं। ठीक है, तो गूगल की बात हुई है, तो गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज। नाम याद रखिएगा, कौन है? लैरी पेज। लैरी पेज। ठीक है, आज की क्लास इतने ही करते हैं। आप इस क्लास का जो पीडीएफ है, जो भी कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको उसको डाउनलोड करना है तो आप सरकारी नौकरी वाला ऐप डाउनलोड करके उससे कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ जो कि तो मिल जाएंगी। आज की क्लास को यहीं रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।